Okay, this is mathematical methods, chapter 1, and this is about complex numbers. You can say this is chapter 1 of complex analysis. इस चैप्टर में मैं आपको इस बुक के पूरे चैप्टर का रिव्यू दूंगा और आपको बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक फार्मूलाज और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ बता दूंगा। और उसके बाद डायरेक्टली हम चले जाएंगे एमसीक्यूज के ऊपर। हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के काफी सारे एमसी 200 प्लस एमसीक्यूज हैं हमारे पास। और इस दौरान आप लोगों को मैं रिकमेंड ये करूंगा अपनी प्रैक्टिस के लिए कि आप इसकी एग्जाम्पल और एक्सरसाइजेस कर लें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम एक्सरसाइज में भी आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ताकि ये बेहतर तरीके से बुक तैयार हो जाए। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स से तो आपकी ठीक ठाक जान पहचान हो गई फर्स्ट ईयर में भी। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के साथ डिनोट करते हैं, ए प्लस आयोटा बी। ए और बी क्या है? ए और बी आर इन रियल नंबर्स। आयोटा इज -1 स्क्वायर रूट। ठीक है। अब खुशकिस्मती हमारी क्या है? हमारी खुशकिस्मती ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बेसिकली कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि ये दो रियल नंबर से बनते हैं। और ऑर्डर पेयर ए बी ये आर स्केयर को बिलोंग करता है। आर स्केयर के हालात से हम काफी वाकिफ हैं, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ अपनी जान पहचान आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आर स्केयर के एक पॉइंट के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा? इससे हमें थोड़ा सा इसको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। इसके पैरेलल आप एज इट इज भी लेके चल सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी। ठीक है। अच्छा, अब जब आप किसी लार्जर सेट पे चले जाते हैं, मिसाल के तौर पे देखो, सेट ऑफ रियल नंबर से जंप लगा के सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे आए। अब देखना ये है कि हम रियल नंबर्स से कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे तो आ गए हैं। ठीक, यानी हम जमीन से चांद पे तो चले गए हैं, या कहीं और तो हम चले गए हैं। क्या वो जो पानी हमें जमीन पे मिलता है, जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी था, क्या वो मिलेगा हमें यहाँ पे? क्या वो ऑक्सीजन हमें यहाँ मिलेगी? क्या वो जो अनाज हम उगाते थे यहाँ उगा सकते हैं? क्या वो फल सब्जियां यहाँ मिलेगी? ठीक है। तो क्या इधर वही सहूलतें हम ले सकते हैं? ये हमने देखना है। ठीक है। अब अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में यही बातें की जाए तो फिर जो सवाल पैदा होते हैं हमारे सामने, वो क्या क्या है? हमारे सामने ये सवाल पैदा होता है कि रियल नंबर्स के अंदर एडिशन थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। और इनके रेस्पेक्ट से बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी थी। मिसाल के तौर पे एक बड़ी लाइन जिससे हम इसको लिख सकते हैं, वो ये था कि आर इज अ फील्ड। आर एक फील्ड बनाती है। फील्ड का मतलब अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप। फील्ड का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव अबिलियन ग्रुप। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड। एक और बड़ी बात हम लिखते हैं, हम कहते हैं आर इज ए वेक्टर स्पेस। तो अब देखना पड़ेगा कि सी एक वेक्टर स्पेस है या नहीं है। ठीक है। आर के ऊपर हम डिस्टेंसेस डिफाइन करते हैं, एक मीट्रिक स्पेस डिफाइन कर लेते हैं। देखना यह है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर क्या करेंगे। आर पे हम नॉर्म स्पेस डिफाइन कर लेते हैं, एक लेंथ फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स कहते हैं। देखना यह है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या बनेगा। ठीक है। और बहुत कुछ है जो आगे वन बाय वन आपके साथ डिस्कस होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम तरह स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा बुक की बात भी सुन लेते हैं और बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। एडिशन, एवरीवन नोज। अगर आपके पास Z1 A1 आयोटा B1 है, Z2 A2 आयोटा B2 है। अब मैं आपके छोटी छोटी बातें आपको रिपीट नहीं कर रहा कि आप बोर ना हो मेरे साथ यहाँ पे। आपने क्या करना है? आपने देखना है कि ये अगर एडिशन इस तरह से हो, कंपोनेंट रियल पार्ट में ऐड हो जाए, A1 + A2, और इमेजिनरी पार्ट अगर इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाए, अगर ये एडिशन हो Z1 Z2 की, तो अंडर दिस एडिशन, यानी ये बाइनरी ऑपरेशन लेते हुए, क्या ये एडिशन के हिसाब से क्लोजर लॉ होल्ड करेगा? सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? चेक एंड प्रूव।
क्या ये एडिशन एसोसिएटिव है? क्या इस एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट है? और क्या इस एडिशन के लिहाज से हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? और क्या ये एडिशन कम्यूटेटिव है? दिस इज वेरी इजी टू प्रूव. Closure, yes. Associative, yes. Additive identity. For every complex number a plus iota b, its additive inverse is minus a minus iota. Sorry. For every complex number a plus iota b, there is a complex number 0 plus 0 iota, such that a plus iota b 0 plus is equal to a plus iota b. Left side से add करें right side. So this is called additive identity. What about inverse? For every complex number a plus iota b, there is a number minus a minus iota b, which is additive inverse of a plus iota b. And commutative, yes, z1 plus z2 is obviously z2 z1. We can easily prove. So this is under addition abelian group. इंपॉर्टेंट बात क्या हुई बीच में कि इस अब जो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 से 0 प्लस योटा 0 बन गई, और जो इनवर्सेस थे वो a प्लस योटा b का इनवर्स माइनस a माइनस योटा b, एंड इट इज इजी टू रिमेंबर. नाउ नेक्स्ट वन, डू सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन. सेम क्वेश्चन फॉर मल्टीप्लीकेशन. पहला क्वेश्चन तो ये है कि मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कैसे होगी. हाउ विल यू डिफाइन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम, एंड दिस इज इजी फॉर यू. z1 z2 कैसे होगा? a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस a2 b1. अब ये मल्टीप्लीकेशन जरा नई चीज लगती है, कोई तरह मुख्तलिफ चीज लगती है, कोई अनोखी बात लगती है. ये थोड़ी मुख्तलिफ लगती है हमें रियल नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन से. लेकिन अगर हम z1 को a पुट कर दें, z2 को a2 पुट कर दें, तो फिर z1 z2 क्या आएगा? रियल नंबर में तो सिंपली a1 a2 आता है. तो अगर हम b को 0 पुट कर दें, जैसे कि मैं यहाँ कह रहा हूँ, तो क्या होगा? b1 b2 0 हो जाएगा. ये b1 0, ये b2 0, तो फिर इसका मतलब है कि ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ही बन जाएगी. तो इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन को साथ लेके चलती है, कोई नई चीज इन सेंस में नहीं, यानी हमारी पिछले कॉन्सेप्ट को खराब नहीं करती. ठीक है, उसको जस्टिफाई कर जाती है. सो विद द रिस्पेक्ट ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन, क्लोजर लॉ आप प्रूव करिएगा मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से. एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी क्या होगी? z1 इंटू वट गिव्स z1, z1 इंटू वन गिव्स z1. अब वन को थोड़ा सा यूं लिख लेंगे, 1 प्लस 0 आयोटा. ठीक है. व्हाट अबाउट इनवर्स? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स z इनवर्स, अगर z नॉन जीरो है, जीरो का तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, नॉन जीरो का 1/z. और इसे जब आप लिखेंगे 1/a प्लस योटा बी और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि रियल पार्ट अलग हो जाए और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाए, तो आपके पास ये बनता है a/a² b² माइनस b/a²b². सो दिस इज द मल्टीप्लीकेटिव inverse for every complex number, and commutative, yes, distributive laws हो. So पहला रिजल्ट हमारा क्या है? पहला रिजल्ट ये है कि C अंडर एडिशन मल्टीप्लीकेशन इज अ फील्ड. ये एक फील्ड बना लेता है, जैसे रियल नंबर फील्ड थे, ये भी एक फील्ड है. उसके बाद हम डिफाइन करते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन, कि किसी स्केलर नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है. वो उसके रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाता है और उसके इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई हो जाता है. अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप तो है ही है. रिकॉल करें कि एक वेक्टर स्पेस कब बनती है? वेक्टर स्पेस तब बनती है जब आपके पास एक फील्ड होता है, टेक आर रियल नंबर एज अ फील्ड, एंड एक एडिशन अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है. सी ले ले अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप. स्केलर मल्टीप्लिकेशन यू डिफाइंड है, वेक्टर एडिशन आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर दो किस तरह ऐड होंगे. ये वेक्टर स्पेस कब बनती है? व्हेन इट सेटिस्फाइज फोर प्रॉपर्टीज, और देखते हैं वो यहाँ सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक स्केलर लिया जाए, ठीक है, और दो वेक्टर लिए जाए z1 z2, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है. दिस इज इजी टू प्रूव. और अगर दो स्केलर लिए जाएं फिर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव हो जाता है. अगेन इजी टू प्रूव. और उसके बाद अगर आप दो स्केलर ले लें, अल्फा इंटू बीटा,
तो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब दो स्केलर तो ले सकते हैं क्योंकि दो स्केलर फील्ड है, फील्ड के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है, लेकिन दो वेक्टर नहीं ले सकते क्योंकि वेक्टर जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप में, एडिशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, यानी अंडर एबिलियन ग्रुप आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए दो स्केलर तो यहाँ एसोसिएटिव के लिए लिए जाते हैं, दो वेक्टर भी। नेक्स्ट वन, 1 into z इज, यस वेरी सिंपल। तो ये इसका क्या मतलब है, दूसरा रिजल्ट आपके सामने, जो दूसरा बड़ा रिजल्ट आपके सामने आया वो ये आया कि सी जो है इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपके साथ यहाँ पे होगी अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज के तौर पे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उनके रियल पार्ट्स भी सेम, इमेजिनरी पार्ट्स भी सेम। प्रॉपर्टीज, नाउ नाउ यू कैन डू इट वेरी इजी, एवरीथिंग विल बी वेरी अंडरस्टैंडेबल नाउ। ठीक है, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे बताना है। इसे एंजॉय किया करें इन चीज़ों को। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल अलजेब्रा, वेरी सिंपल अलजेब्रा फॉर यू। ठीक है, कोई परेशानी इसमें किसी को नहीं आएगी। ठीक है जी, ये यहाँ कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट इज एक्स, इमेजिनरी पार्ट इज वाई। लेकिन है दोनों रियल नंबर, एक्स भी रियल नंबर है, वाई भी रियल नंबर है। एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें आप प्रूव करते चले जाएंगे। नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज ए प्लस एयोटा बी, कॉन्जुगेट इज डिफाइंड ए माइनस एयोटा बी। यूं कह लो कि ये आधा एडिटिव इनवर्स है, आधा। एडिटिव इनवर्स में आप क्या कर रहे थे, माइनस ए और माइनस एयोटा बी। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करते। और ज्योमेट्रिकली क्या होता है, ज्योमेट्रिकली आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप यूं, एक जो आपके पास ए बी पॉइंट है उसकी मदद से, आप एक वेक्टर की मदद से कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जाहिर कर सकते हैं, जबकि ये ओरिजिन है। अब ये ए प्लस आयोटा बी है। अब जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या करते हैं आप वाई यानी आप जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब कि वो यहाँ आ जाएगा, कहीं यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आप, इसका मतलब ये है कि आपने ये ए बी का जब कॉन्जुगेट लिया तो ए माइनस बी हो गया, ये अबाउट एक्स एक्सिस आपने उसको रिफ्लेक्स कर दिया। ठीक है, तो ये इसे कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉन्जुगेट्स की प्रॉपर्टीज बड़ी सिंपल है, आपको मैं बस बता, आप एक नज़र देख लें। प्रॉब्लम आपके लिए कोई डबल कॉन्जुगेट, दोबारा जेड आ जाएगा, प्लस माइनस में ये सेपरेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ये सेपरेट हो जाएगा, डिवाइड में ये सेपरेट हो जाएगा। ये इतना सादा और शरीफ किस्म का बंदा है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हम और इसकी बताएंगे। ठीक है, जो हम एमसीक्यूज के अंदर यूज करेंगे, यही हम उसका जिक्र कर लेते हैं। एक जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट एक्स प्लस एटा वाई, और इसका कॉन्जुगेट एक्स माइनस एटा वाई, ये कैंसिल, 2x, 2 और x क्या है, दिस इज रियल पार्ट ऑफ जेड। सो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज एक्चुअली 2 रियल पार्ट ऑफ जेड। और अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता तो फिर क्या होना था, यहीं से देख लेते हैं फिर क्या होना था। एक्स कैंसिल और 2 आयोटा वाई विच इज इक्वल टू, अब 2 वाई क्या है, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और अयोटा साथ आएगा बिकॉज अयोटा को आप इमेजिनरी पार्ट में शामिल, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ वाई है, 2 भी आएगा, इमेजिनरी पार्ट भी आएगा, अयोटा भी आएगा। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट हो गए, प्लस करने से माइनस। एक बड़ा अच्छा रिजल्ट और हम यूज करते हैं कि जेड कॉन्जुगेट जेड के इक्वल कब आता है, जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड इफ एंड ओनली इफ जेड इज रियल। यूं कह लें, यूं कह लें, देखो आपको मैंने अभी बताया कि रियल नंबर की दुनिया से ही जंप लगा के आए कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कुछ खूबसूरत चीजें भी हुई। क्या हुआ, रियल नंबर पे तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कॉन्जुगेट के बारे में। क्यों, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट वही है, एवरी रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट, सो नथिंग टू वरी अबाउट। बट इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिस इज समथिंग न्यू। ठीक है, रियल नंबर पे रहते तो बोर हो गए थे हम, ये क्या बस वही चीजें हैं, वही दाल रोटी है बार बार। कॉम्प्लेक्स नंबर पे गया है तो फिर नए नए जायके मिले हमें। कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट, दिस इज समथिंग न्यू। ठीक है, अच्छा, अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इट सेल्फ सेल्फ कॉन्जुगेट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, जब आप दाल रोटी पे वापस आ जाएंगे, यानी इफ एंड ओनली इफ जेड इज रियल।
इसी तरह जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस जेड कब होगा? आप इंटरेस्टिंग है आपके लिए, अगर आप जेड इज इक्वल टू ए प्लस योटा बी पुट करें और इसको सॉल्व करें, यू विल सी दैट कि जेड इज प्योरली इमेजिनरी। और व्हाट इज प्योरली इमेज, प्योरली इमेजिनरी का मतलब है कि वो सिर्फ अयोटा का अयोटा आ रहा है उसमें, जस्ट यानी अयोटा का मल्टीपल आ रहा है, रियल पार्ट ही नहीं आ रहा उसका। ठीक है, तो ये तो बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। ठीक है, इसको भी हम आगे लेके चलेंगे। आर्गान डायग्राम क्या है? ये बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, उसे एक पॉइंट के साथ और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर के साथ जाहिर करता है। ये फिर x बन जाता है, ये y बन जाता है। ठीक है, और इसमें x एक्सिस को, क्योंकि रियल पार्ट x एक्सिस पे होता है, इसको रियल एक्सिस कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट y एक्सिस पे होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ से कुछ डेफिनेशन, दो बड़ी प्यारी डेफिनेशन है जो निकलती है, जिसमें से पहली तो ये देखो, ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल। पहले तो लगाएं पाइथागोरस थ्योरम। हम डिफाइन करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को एज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। एंड व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस वेक्टर? पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज perpendicular square plus base square at square root this one, this is the modulus of a complex number। तो कॉम्प्लेक्स और ये क्या होता है? दिस इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसका मतलब है कि मॉडुलस क्या है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर, बल्कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, और ये हमें एक किस्म की लेंथ दे रहा है। और लेंथ की मिसालें खुद बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टीज हैं। मिसाल के तौर पे लेंथ जो होती है वो नॉन नेगेटिव होती है। मिसाल के तौर पे लेंथ इक्वल टू जीरो कब होती है? व्हेन व्हेन द नंबर इटसेल्फ इज जीरो। ठीक है, अगर कोई स्केलर मल्टीपल होता है तो वो सेपरेट हो जाता है यहाँ से। अच्छा, इसके अलावा ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी होती है लेंथ के अंदर, तो लेस इक्वल टू जेड वन मॉड प्लस जेड टू मॉड, और ये हम जानते हैं जेड वन माइनस जेड टू मॉड, और ये हम जानते हैं जेड वन मॉड माइनस जेड टू मॉड। ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी इनइक्वालिटी है। यहाँ इसकी साइड को आप ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको एक क्वेश्चन भी बता दूं कि जेड वन प्लस जेड टू मॉड की लार्जेस्ट और मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन करता है? जेड वन मॉड के इन दोनों के मॉडुलस का सम ले लें। मिनिमम क्या होता है? दोनों के मॉड का डिफरेंस लेके फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। तो लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू का सवाल आता है, एमसीक्यूज में देखिएगा ये आएगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी मॉडुलस के बारे में, और बातें भी कर सकते हैं हम। जेड वन जेड टू मॉड इज इक्वल टू जेड वन मॉड जेड टू मॉड, जेड वन ओवर जेड टू मॉड दिस इज इक्वल टू जेड वन मॉड ओवर जेड टू मॉड। जेड टू मॉड जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर जेड टू जीरो नहीं होगा तो साफ जाहिर है वो भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, आगे इसी तरह और बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। मसलन अगर आप मॉडुलस लेते हैं, देखो अगर आप मॉडुलस लेते हैं ए प्लस योटा बी का ए स्केयर बी स्केयर स्केयर रूट आएगा, ए माइनस योटा बी का ए स्केयर बी ए स्केयर, और माइनस बी का स्केयर भी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर फिर भी यही होगा। अगर माइनस ए, अगर आप ए माइनस, सॉरी, अगर आप माइनस ए माइनस योटा बी का लेते हैं कॉन्जुगेट तब भी यही आएगा। ठीक है, अगर आप माइनस ए प्लस योटा बी का कॉन्जुगेट लेते हैं, सॉरी मॉडुलस लेते हैं, तब भी यही आएगा। यही इन सब का मॉडुलस सेम है। क्यों? क्योंकि रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर स्केयर रूट, माइनस खत्म, जब भी आप स्केयर लेंगे माइनस खत्म हो जाएगा। तो सबका मॉडुलस। और ये है क्या? ये जेड है, ये जेड कॉन्जुगेट है। ये क्या है? ये जेड है, ये जेड कॉन्जुगेट है। दोनों नेगेटिव हो तो फिर क्या है? ये माइनस जेड है, और ये माइनस जेड का कॉन्जुगेट है। तो इसका मतलब है कि जेड का मॉडुलस हो, या जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस हो, या माइनस जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस हो, या माइनस जेड का, ऑल आर सेम। और नेक्स्ट, अगर जेड को जेड कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? फार्मूला बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। ए स्केयर माइनस वो अयोटा का स्केयर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर विल बी ए रियल नंबर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए वी गेट ए रियल नंबर। ठीक है, एंड सम अदर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाइक दिस। The second definition from Argand diagram is actually this theta. What is tan theta? Tan theta is y by x. So what is theta? Theta is tan inverse y by x. And this theta, ये जो थीटा, ये जो एंगल है, ये वेक्टर जो बनाता है, इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड, और ये यूनिक नहीं होता, बेशुमार एंगल होते हैं। मसलन
अगर ये हो 30, तो इसी वेक्टर का एंगल 30 है ना। अगर आप एक सर्कल कंप्लीट करके आए तो यही एंगल बन जाएगा 390, 360 प्लस 30। फिर एक और सर्कल कंप्लीट करके आए, फिर एक और करके आए। तो इस वेक्टर के तो इनफाइनाइटली मैनी एंगल्स बनते हैं। अगर आप एंगल पे कोई कंडीशन नहीं लगाते कि वो कहाँ तक हो सकता है, तो देर आर इनफाइनाइटली मैनी एंगल्स। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस 2k पाई के, जितनी बार मर्जी 2 पाई ऐड करते जाएं, तो वो एनी मल्टीपल ऑफ 2 पाई ऐड करेंगे, एंगल विल रिमेन सेम, तो वो भी आर्गुमेंट ही होगा। दैट्स वाई हम कहते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड, बहुत सारी वैल्यूज आती है इसकी। इसको इसलिए मैंने सेट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। और कोई एक लीस्ट वैल्यू लेनी हो तो हमें फॉर एग्जांपल के जीरो कर दें, कोई एक वैल्यू आ जाएगी, लेकिन इन फैक्ट इट हैज इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्गुमेंट ऑफ दैट। ठीक है। तो ये आर्गान डायग्राम से हमें कुछ बातें मिल गई, यहां से हमने ले ली। आगे चलते हैं। अब वेक्टर्स का सम और डिफरेंस निकाला जा सकता है। हेड टू टेल लो, सिंपली हेड टू टेल लो। ये Z1 है, ये Z2 है, Z2 को उठा के इधर रखो, ये इसका डायगोनल जो है, मेन डायगोनल, ये Z1 प्लस Z2 बन जाएगा, और ये जो डायगोनल है ये Z1 माइनस Z2 बन जाएगा। ठीक है। सिंपली हेड टू टेल लो, नो अदर थिंग हियर। पोलर फॉर्म, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। किसी भी, अब ये जो फॉर्म थी ना हमारी, ये आर्गन डायग्राम वाली, इसको आप कार्टियन फॉर्म भी कह सकते हैं। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऑलरेडी सारी सेटिंग हमारी हुई पड़ी है। तो अब रह क्या गया पीछे, सपोज के मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को आर कह दे। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को आर कह दिया, तो ये एक्स क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा आर कॉस थीटा, वाई बन जाएगा आर साइन थीटा। पुट इट हेयर, आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, आर कॉमन, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, और इसका सी ले लिया, अयोटा ले लिया, एस ले लिया, तो इसको शॉर्ट फॉर्म बन गई और सिज थीटा, आर सिज थीटा। आगे चल के आपको पता है कि आयलर ने इसको छेड़ना है, और आयलर ने क्या करना है, कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा को ई रेज टू पावर एयोटा थीटा लिख देना है। तो इसे भी अभी देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म्स ये हैं, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, z इज इक्वल टू आर सिज थीटा, z इज इक्वल टू आर ई एयोटा थीटा। तो ये होगी पोलर फॉर्म। अब पहला प्रॉब्लम आपके सामने जो है, वो दो दो प्रॉब्लम, दो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लिख रहा हूं, दोनों बहुत अहम है आपके लिए। पहला प्रॉब्लम क्या है, पहला प्रॉब्लम है आर्गुमेंट के बारे में, कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इज नॉट यूनिक। दिस इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई, यानी थीटा से मुराद क्या है यहाँ पे, टेन इनवर्स y ओवर एक्स प्लस 2k पाई, वे के 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन। पहला प्रॉब्लम ये है कि ये मल्टी वैल्यूड है। आखिर कोई यूनिक आर्गुमेंट होना चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई उसकी वैल्यू ही नहीं रहती कि आप कहते हैं कि उसका आर्गुमेंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, उसकी कोई यूनिकनेस नहीं रहती। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि आर्गुमेंट को यूनिक कैसे किया जाए। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि हम कोई ऐसी कंडीशन लगा देंगे कि हमारा जो आर्गुमेंट है वो यूनिक हो जाए। और वन ऑफ द कंडीशन इज, एक कंडीशन ये है कि हमारा जो एंगल है वो माइनस पाई से पाई में रहना चाहिए। टोटल यानी रेडियस क्या है, 2 पाई का। टोटल लेंथ जो इंटरवल हम ले रहे हैं ना, माइनस पाई से, बाद लोग 0 से 2 पाई भी लेते हैं, लेकिन हम जो माइनस पाई से पाई लेते हैं, इसकी लेंथ इसकी भी 2 पाई बनती है। आपको पता है हर 2 पाई के बाद जो है वो रेपिटेशन आती है या प्रॉब्लम आता है। तो विद इन द लेंथ ऑफ 2 पाई आप रहेंगे तो आपका आर्गुमेंट यूनिक हो जाएगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आर्गुमेंट की वो वैल्यू जो इस इंटरवल में लाई करती है, माइनस पाई से पाई तक, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और उसे हम जाहिर करते हैं कैपिटल ए के साथ। सो दिस इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है। यानी आर्गुमेंट की वो वैल्यू जो माइनस पाई से प्लस पाई के दरमियान लाई करेगी, उसे हम कहेंगे कि ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। ठीक है, या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट है। अच्छा, अब कोई ऐसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट नहीं फाइंड किया जा सकता। सो आंसर इज 0 + 0 आयोटा। क्यों नहीं फाइंड किया जा सकता, क्योंकि tan इनवर्स 0/0 आ जाता है। अब 0/0 इज अनडिफाइंड, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है।
यानी अगर तो 1/0 होता तब भी काम चल जाता, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है। ये 0/0 पे जो tan इनवर्स है, दिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 0/0 ऑफ 0 + 0 योटा इज नॉट डिफाइंड। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। मॉडुलस फाइंड हो जाता है, 0 का मॉडुलस 0 है, लेकिन ये नहीं फाइंड हो सकता प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये तो होगी बात कि हमने आर्गुमेंट को भी यूनिक कर लिया और वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकल आया, ठीक है। ये सारी डिस्कशन आप ये देखें, ये वैल्यू है उसकी। नेक्स्ट हमारे पास अब जो क्वेश्चन आएगा, ये बड़ा खूबसूरत एग्जांपल है इसका। कॉम्प्लेक्स को आप पोलर फॉर्म में चेंज करें, कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज इट इन द पोलर फॉर्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या करेंगे जब हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, या फोर्थ। देयर आर फोर केसेस एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया 3 + 4 अयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपने इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो मॉडुलस क्या होगा? 3² 9 14, ये कितना आ जाएगा? 5। वो तो सबके लिए सेम है, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, मॉडुलस तो सबका सेम है, कोई प्रॉब्लम। आर्गुमेंट का प्रॉब्लम है। आर्गुमेंट का प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो आर्गुमेंट है वो आएगा tan इनवर्स 4/3। अब ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है? 3 + 4 योटा। 3 + 4 योटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, tan इनवर्स 4/3। अब जाहिर है जो इसका आंसर है वो 0 से लेके π/2 तक आएगा। सो नो प्रॉब्लम हियर। tan इनवर्स इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो यही है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 tan इनवर्स 4/3। आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या होगा? अब जब आप Z2 का आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, तो आप क्या करें, आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। रेफरेंस एंगल के लिए क्या करते हैं? पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, चाहे ये प्लस माइनस है, लेकिन आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। अब इसमें देखो, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, इसका मतलब है कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जब आपने रेफरेंस एंगल निकाला, तो वो ये वाला एंगल निकला है, जबकि आपको जो एंगल चाहिए वो तो ये चाहिए। फर्ज करो ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? π - थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आर्गुमेंट होगा तो क्या करेंगे? π - थीटा करेंगे, ठीक है। मैं जनरल रूल्स आपको बता रहा हूँ, आपने इस एग्जाम्पल पे अप्लाई करके आंसर देखने क्या आप इनका आंसर आपके साथ मैच होता है। और अगर आप ये एग्जाम्पल कर गए तो फोर क्वाड्रेंट्स ही तो हैं, फिर जो भी क्वेश्चन आएगा वो किसी एक कैटेगरी का होगा। देखें, रियल पार्ट पर प्लस इमेजिनरी पार्ट। अगर एक्स पॉजिटिव हो, वाई दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आपका रेफरेंस एंगल आएगा वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, नो प्रॉब्लम। जो रेफरेंस एंगल है यही प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। अच्छा, अगर एक्स नेगेटिव हुआ, वाई पॉजिटिव हुआ, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव का मतलब क्या? नाउ यू आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। और तो फिर क्या करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आर्गुमेंट क्या होगा? जो रेफरेंस एंगल है ये वाला, और ये असल आर्गुमेंट क्या होगा? π - थीटा होगा। तो आप क्या करेंगे? π - थीटा कर देंगे। अच्छा, अगर आपका एक्स हुआ नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो क्या मतलब? फिर इसका मतलब ये है, अगर दोनों नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि नाउ यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में होने का क्या मतलब है? थर्ड क्वाड्रेंट में होने का मतलब ये है कि आपका जो रेफरेंस एंगल है वो ये पड़ा है यहाँ पे, थीटा। अब दो तरीके हैं, अगर तो आप एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो ये बन जाएगा π + थीटा, जो कि पाई से ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो आप पे पाबंदी है, यहाँ से तो आप आ नहीं सकते। अब आप यहाँ से चलेंगे, यहां से आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये टोटल है -π। -π में से ये थीटा निकाल दें तो आपका जो एंगल है वो कितना आएगा? विद एन एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट करो ये रेफरेंस एंगल 30 है, ठीक है। अब ये टोटल कितना है? -180, इधर से -180, और ये 30 है तो ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए -150। तो -180 जो है, इसमें से आप 30 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा -180। यानी क्या करना होगा? रेफरेंस एंगल -π करना होगा। सो इन थर्ड क्वाड्रेंट आर्गुमेंट ऑफ जेड इज थीटा -π, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका एक्स जो है वो पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव हुआ, तो फिर आप कहाँ होंगे? वाई नेगेटिव बिलो एक्स पॉजिटिव, तो दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप हुए तो आपका जो रेफरेंस एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर आप यहाँ हुए तो आपका जो रेफरेंस एंगल है वो तो यही है, सिर्फ क्या होगा? नेगेटिव कर देंगे, -थीटा हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो इन दैट केस योर आर्गुमेंट इज इक्वल टू -थीटा, ठीक है। सो दीज आर फोर केसेस।
अब किस कोऑर्डिनेट में आप, उसके हिसाब से ये आपने कर लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपको ये 4 केसेस आते हैं, ठीक है। तो अभी तक दो अहम बातें, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में अहम चीज थी, और दूसरी चीज ये पोलर फॉर्म में चेंज करने की, और बेसिकली प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही वहां पे यूज भी हो गया। अब ये सारी एग्जाम्पल बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो Z1 Z2 इज एक्चुअली R ई पावर एयोटा थीटा, या चलें अभी इसी तरह लिखने चलें, समझ तो आपको आ ही जानी है, R2 ई एयोटा थीटा 2, तो R1 मल्टीप्लाई हो जाएगा R2 से, लेकिन आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ऐड हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 है वो असल में क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 है। उन दोनों के सम के बराबर है, डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा। हिंट जेन में रख लें कि आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज लॉग की प्रॉपर्टीज तकरीबन एक जैसी है, ये सिमिलर है, ठीक है। इस हिंट को जेन में रखते हुए अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि आर्गुमेंट के साथ क्या हुआ कि मल्टीप्लाई हो रहा था तो प्लस हो गया, और अगर डिवाइड हो रहा था तो माइनस हो गया, ठीक है। अब इसको क्वेश्चंस के अंदर आपने यूज भी करना है। यहाँ बुक में एक मिस्टेक है, ये स्मॉल ए कर दे, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट जो है ये होल्ड करता है प्रिंसिपल जनरल आर्गुमेंट्स के लिए। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए हमें क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम आता है, वो भी समझ लेते हैं क्यों आता है। देखिए, अगर आपके पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, फर्ज करो 150, तो 180 से नीचे ही है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट 180 से नीचे ही होता है, दूसरे का भी 150, तो आर्गुमेंट इनके प्रोडक्ट का क्या होगा, वो सम हो जाएगा 300। तो इसका मतलब हमारा फार्मूला तो कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो 150 150 ऐड हो गए 300, अब ये ग्रेटर हो गया 180 से। ऐसा कोई एंगल भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो ही नहीं सकता। तो केयरफुल रहना, ये जो रिजल्ट्स हैं ये जनरल आर्गुमेंट के लिए ट्रू है, आप इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए नहीं कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट ये ग्राफिकल प्रूफ है एक आसान सी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई है कि Z1 प्लस Z2 मॉड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या हो सकती हैं, ठीक है। ये देखें, ये रिजल्ट है, याद रख लें, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर होगा तो आप मुझे बताइएगा। सारी एग्जाम्पल्स करते जाएं, सारे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते जाएं, ठीक है। लोकस, लोकस इज सम वेरी सिंपल थिंग, सिर्फ ये याद रखें कि एक्स क्या है, जेड क्या है, एक्स प्लस योटा वाई। अब हमें वो कहते हैं फाइंड द लोकस, लोकस फाइंड करें, जैसे ये देखो ये कहा गया इसका लोकस, तो लोकस का मतलब सिर्फ ग्राफ ही है, ठीक है। आप जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई पुट करें, सॉल्व करते जाएं, एंड पे देखें क्या आता है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वन माइनस वाई वन। तो सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स वो लाई ऑन द हाफ लाइन ए पी, या कभी वो सर्कल बन जाएगा, कभी पैराबोला बन जाएगा, कभी एलिप्स बन जाएगा। तो फोकस से घबराना है नहीं, बस आप जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई लिख के सॉल्व करना शुरू कर देना है। आखिर में एक्स वाई में जो इक्वेशन आएगी उसका हम ग्राफ बना देंगे, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज 1.1 आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, ठीक है। यानी पोलर फॉर्म कौन सी, आर सिज थीटा, आर निकालना है थीटा निकालना है, तो ये हो जाएगा। अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड हो रहा है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स में पहले अलग होने दें, उसके बाद आप इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पोलर फॉर्म दी है, कार्टियन फॉर्म में चेंज करके ग्राफ बनाना है। तो ये कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा फॉर्म में लिखें, कॉस साइन की वैल्यूज लिखें, ये सॉल्व हो जाएगा। और जब ये डिवाइड हो रहा है तो आपको यूज करना पड़ेगा ये रूल कि सिज थीटा ओवर सिज थीटा टू, अगर डिवाइड हो रहा हो तो क्या करते हैं, आप कंबाइन करते हैं सिज थीटा वन माइनस थीटा टू, फिर इसके बाद सॉल्व हो जाएगा। 11 क्वेश्चन में मॉडुलस फाइंड करना आसान है। अगर ये प्रोडक्ट्स की फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, तो क्या करेंगे, हम इन सब का मॉडुलस सेपरेट सेपरेट ले लेंगे और उसको प्रोडक्ट कर लेंगे। डिवीजन में भी ऐसी है, सेपरेट सेपरेट मॉडुलस लेके सॉल्व कर लेंगे। ये मैंने आपको बता दी हैं दोनों बातें। और इसके बाद ये क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए जरा, यहाँ से ये अप्रूव आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। ये रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, ग्रेटेस्ट वैल्यू लीस्ट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही फाइंड करना है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी क्या है, लीस्ट क्या है, एंड दिस इज रेक्टेंगुलर इन आइडेंटिटी, ठीक है। रेक्टेंगुलर
या पैरेललोग्राम ला भी कहते हैं इसको, पैरेललोग्राम ला। अगर Z1 Z2 ये अगर ये अगर पैरेललोग्राम बना रहे हैं, Z1 Z2, ये भी Z2 है, ये Z1 है, ठीक है। तो फिर व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस, दिस इज Z1 प्लस Z2, दिस इज Z1 माइनस Z2, ठीक है। तो आपके पास पहले तो इसकी साइड्स हैं Z1 Z2 Z1 Z2, ठीक है, ये बाउंड्री। तो सम ऑफ स्केयर्स, इनके स्केयर Z1 मॉड स्केयर, Z2 मॉड स्केयर, Z1 मॉड स्केयर, Z2 मॉड स्केयर, टू टाइम्स हो जाएगा। सम ऑफ स्केयर्स ऑफ these sides of a parallelogram, sum of squares of these sides is equal to what? Is equal to sum of its diagonals, sum of squares of its diagonal। एक डायगोनल इसका है Z1 प्लस Z2, इसका स्केयर। एक डायगोनल Z1 माइनस Z2, इसका स्केयर। सो सम ऑफ स्केयर्स ऑफ the diagonals of parallelogram is equal to the sum of squares of its, two times sum of squares of its sides, ठीक है। इस पैरेलल साइड या चारों साइड आ गई तो टू टाइम भी नहीं कहना पड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ जाता है। आपने देखा था एक एमसीक्यूज था कि जेड मॉड क्या होना चाहिए कि ए जेड प्लस बी ओवर बी जेड प्लस ए कॉन्जुगेट वन के इक्वल हो, ठीक है। तो हमने वहां प्रूव किया है जेड मॉड वन होना चाहिए। नेक्स्ट लोकस, लोकस में मैंने आपसे कहा कि आपने जेड को एक्स प्लस योटा वाई पुट कर देना है और उसको होने देना है जो होता है। इन दी एंड देखना है कि वो कौन सी इक्वेशन बनी है, वो कोई पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है। यानी इन दी एंड का मतलब कि अगर एक्स इक्वल टू फोर आ गया, एक्स इक्वल टू फोर को ढूंढना है, ये फोर है तो ये एक लाइन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। कभी वाई आ गया अगर वाई इज इक्वल टू थ्री, तो ये वाई थ्री का मतलब ये एक लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इस तरह करके आपने ग्राफ देखा करना है उसका, ठीक है। हमारे जो दूसरे लेक्चर हैं इस बुक के, उसमें डिटेल के साथ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं आपको क्विकली आगे लेके चल रहा हूँ। अब अगली स्टेज आ गई हमारी, डिमॉवरीज थ्योरम। अगली स्टेज क्या है? अगली स्टेज देखो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारा कुछ हो गया। अब आ गई बात कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर्स की, एक्सपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे रियल नंबर्स के होते हैं इसी तरह प्रूव किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पावर जीरो भी वन है। कॉम्प्लेक्स नंबर में m प्लस वन पावर हो वन अलग किया जा सकता है। z माइनस एम हो तो z इनवर्स पावर m भी किया जा सकता है, जस्ट लाइक इन रियल नंबर, नथिंग एल्स। पावर्स मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाती हैं, पावर इंटरचेंज भी हो जाती हैं और सेपरेट भी हो जाती हैं, ठीक है। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। आगे अब आते हैं हम डी मॉवरीज थ्योरम पे। तो हम बातें अपनी कर लेते हैं पहले आपस में कि डी मॉवरीज थ्योरम को हमने इसका कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसका इलाज करना है और हमारे लिए वो है क्या। देखो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एन, एन कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक। व्हाट इज डी मॉवरीज थ्योरम? और प्रॉब्लम में मुसीबत क्या है? मुसीबत हमें ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर मिसाल के तौर पे एक्स प्लस योटा वाई, इसकी हायर पावर हमें सॉल्व करना पड़ जाए, हमें मुसीबत पड़ जाती है। फिर क्या करें? इसको चेंज कर दें पोलर फॉर्म में, और कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा में, उसकी पावर 100। अब कुछ किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है डिमॉवरीज थ्योरम। वो क्या है? डिमॉवरीज थ्योरम ये कहता है कि कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा की जो एक्सपोनेंट है अगर ये रैशनल है तो ये क्या हो जाएगी? ये थीटा का मल्टीपल बन जाएगी। नाउ दिस इज वेरी इजी स्टेप, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, भाई अगर दरमियान में आ जाए माइनस फिर क्या करना है? तब भी डिमॉवरीज थ्योरम अप्लाई हो जाना है। क्यों हो जाना है? क्योंकि हमने थीटा को माइनस थीटा लिख लेना है, क्योंकि कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा सेम होते हैं। इस माइनस को कवर करने के लिए हमने इसको यहाँ ले आना है, क्योंकि साइन माइनस थीटा बाहर आके माइनस हो जाता है, ताकि ये एंगल सेम रहे, माइनस थीटा। और उसके बाद हमें डिमॉवरीज थ्योरम लगाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो जब वो लगाएंगे तो फिर हम उसी रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे जो ये सारी मेहनत करे बगैर पहुंच सकते थे। ये माइनस साइन खत्म हो गया, कॉस एन थीटा माइनस बाहर आ गया माइनस साइन एन थीटा। तो अब देखो, इसका मतलब है कि अगर दरमियान में माइनस भी हुआ तो डिमॉवरीज थ्योरम लग जाएगा। दो हालतें होगी। अगर साइन पहले आ गया और अयोटा कॉस के साथ आ गया फिर हम फंस जाएंगे, ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना, साइन थीटा प्लस योटा कॉस थीटा आ जाए, फिर क्या करेंगे? फिर इसका भी एक हल है।
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको यू लिख देंगे। जब हम यू लिखेंगे तो उसके बाद डी मॉरिस थ्योरम लग जाएगा, और एन का मल्टीपल ये बन जाएगा इस तरह से करके। ये लो जी, तो ये भी हम कामयाब हो गया। ठीक है, तो तीनों हालतों में हम इस तरह करके मसला हल कर लेंगे। ठीक, अगर प्रूव करना चाहें तो हमारे दूसरे लेक्चर में प्रूव भी किया गया है, जो डिटेल लेक्चर है। और यहाँ पे तो जस्ट आप मैथमेटिकल इंडक्शन लगा के आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल 8 को देख लें। इसको नोमिनेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को पोलर फॉर्म में चेंज करना है। सिस थीटा ओवर सिस थीटा टू हो तो सिस थीटा वन माइनस थीटा टू हो जाता है। डिमॉवरिस थ्योरम लगाना है, आंसर आसानी से आ जाएगा। और ये हमने एमसीक्यूज में भी दिए हुए हैं आपको। ये देखो वन आंसर आता है। ये वो बात जो मैंने बता दी आपको। ठीक है, अब थोड़ी सी सेटिंग करनी है हमने। उस सेटिंग को यूज करके हमने बड़े बड़े काम करने हैं, और वो एप्लीकेशंस ऑफ डी मॉरिस थ्योरम कहलाती है। वो ये कि फर्ज करो कि एक्स है कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, तो फिर वन ओवर एक्स क्या होगा? वन ओवर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर -1। तो डिमॉरिस थ्योरम लगेगा और ये माइनस आ जाएगा, एंगल के मल्टीपल बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप पे कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही है, और ये दरमियान में आ जाएगा माइनस, और यानी कि माइनस थीटा का माइनस बाहर आ गया। तो ये एक्स है कॉस थीटा योटा साइन थीटा, ये वन ओवर एक्स है कॉस थीटा माइनस योटा साइन थीटा। लो अगर आप प्लस कर दो एक्स प्लस वन ओवर एक्स को, क्या होगा? टू टाइम्स कॉस थीटा और साइन कैंसिल हो जाएगा। अगर एक्स माइनस वन ओवर एक्स कर दो फिर क्या हो जाएगा? अब क्या होगा इससे? कॉस कैंसिल हो जाएगा और टू अयोटा साइन थीटा हो जाएगा। याद रखी जाओ, यहां से हम कॉस की पावर्स बना सकते हैं। कोई भी पावर लेनी हो तो इधर भी पावर इधर पावर। देखिए हम करते क्या है, यानी कॉस की पावर आएंगी उसको हम मल्टीपल में चेंज कर देंगे, या साइन की पावर आएंगी उसे हम मल्टीपल में चेंज कर देंगे। एक पॉइंट तो ये याद रखो। अभी अब तमाशा दिखाता हूँ इसका आपको। दूसरा पॉइंट ये याद रखो कि एक्स है कॉस थीटा अयोटा साइन, याद हो गया? इनकी वैल्यूज याद रख लें। ये है कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। अगर इसकी पावर एन ली जाए तो ये एन यहाँ मल्टीपल में आ जाएगा डिमॉवरिस थ्योरम से, होल पावर एन, ये मल्टीपल बन जाएगा। यहाँ भी पावर एन ले लें, कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। तो जब इनको प्लस करेंगे एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स एन तो क्या बनेगा? टू टाइम्स कॉस एन थीटा। और जब इनको माइनस करेंगे फिर क्या होगा? फिर ये बनेगा टू आयोटा साइन एन थीटा। लो जी, ये रिजल्ट्स याद रखते जाए। अब इनका कमाल देखें कि होगा क्या इनसे। इनसे क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ डी मॉरिस थ्योरम ये आ गई। होगा ये कि देखो हमारे पास है कॉस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा, यानी थीटा का मल्टीपल है। हम उसको थीटा की पावर्स में, हम उसको कॉस की पावर में चेंज करना चाहते हैं। कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा लें तो ये एन डिमॉरिस थ्योरम से पावर में चला जाएगा, और कॉस थीटा अयोटा साइन थीटा पावर एन जब आएगी तो हम बाइनोमियल थ्योरम लगा लेंगे। बाइनोमियल थ्योरम से जब ओपन करेंगे तो कुछ इसके रियल पार्ट्स होंगे, कुछ के अंदर अयोटा आ जाएगा, यानी इमेजिनरी पार्ट्स होंगे। हम क्या करेंगे? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट कर देंगे। जो रियल पार्ट्स होंगे वो कॉस एन थीटा के बराबर, जो इमेजिनरी होंगे वो साइन एन थीटा के बराबर। तो यूं हमें कॉस एन थीटा और साइन एन थीटा की वैल्यूज मिल जाएंगी। ये देखें, एंड देयर आर सर्टेन केसेस टू बी डिस्कस्ड। ठीक, ये दूसरी बात। ये तो हो गया कि हमने क्या किया, हमने कॉस एन थीटा था, हमने आंसर किस में ले लिया? उसकी पावर में। ये देखें कॉस की मल्टीपल को पावर में चेंज कर दिया। अब पावर को मल्टीपल में भी चेंज किया जा सकता है। जो आपको मैंने वैल्यूज बताई कि एक्स क्या है? कॉस थीटा योटा साइन थीटा, वन ओवर एक्स कॉस थीटा माइनस योटा साइन थीटा, एक्स प्लस वन ओवर एक्स कॉस थीटा, एक्स माइनस वन ओवर एक्स टू योटा साइन थीटा। अब अगर आपने कॉस की पावर्स को सॉल्व करना है तो टू कॉस थीटा वाले पार्ट का एक्स प्लस वन ओवर एक्स की पावर एन ले लें। इधर तो टू पावर एन कॉस एन थीटा बन जाएगा, कॉस पावर एन थीटा। और इधर बाइनोमियल थ्योरम लगा लें। बाइनोमियल थ्योरम में एक्स एन वन ओवर एक्स एन को कंबाइन कर लें,
एक्स एन माइनस वन को वन ओवर एक्स एन माइनस वन के साथ सारे ये पेयर्स की फॉर्म में आ जाएंगे। तो एक्स एन वन ओवर एक्स एन माइनस टू वन ओवर, और इसके लिए मैंने आपको एक हल बताया था, वो यहाँ यूज हो जाएगा कि एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स एन क्या है, टू टाइम्स कॉस एन थीटा। इसी तरह ये टू टाइम्स कॉस एन माइनस टू थीटा, टू टाइम्स कॉस एन माइनस फोर थीटा। तो यूं क्या होगा, ये जो पावर थी होल पावर एन, ये एन थीटा में बदल जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको हिंट दिया है। डिटेल लेक्चर्स भी हमारे इस पे हैं, अगर वो देखने हैं पूरे स्कूल से सारा देखना है वो देख लें। अब इसका फायदा क्या होगा कि साइन फाइव थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, कॉस फाइव। देखो आप निकालते थे साइन, डबल एंगल फार्मूले पढ़े थे, ट्रिपल एंगल भी कुछ कुछ को याद होते हैं, लेकिन फोर्थ एंगल नहीं याद, फिफ्थ एंगल नहीं याद, अब वो भी निकाले जा सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक एप्लीकेशनल फायदा है। एक और बहुत जबरदस्त फायदा और बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन, वो है एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, लेकिन जब समझ आए फिर नहीं कॉम्प्लिकेटेड। वो ये कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पे टू अयोटा प्लस फाइव प्लस फाइव, यानी कि फाइव प्लस टू अयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड करें। ठीक है, फाइव प्लस टेन अयोटा का क्यूब रूट फाइंड करें, कोई भी एनथ रूट फाइंड करें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूट कैसे फाइंड किए जाएंगे, क्या करेंगे, आसान सा तरीका बना लेते हैं। देखो एक हिंट याद रखो इसके लिए कि ये जो रूट है ना, ये यूनिक नहीं होता। वन के जब आप क्यूब रूट निकालते हैं तो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वन के जब फोर्थ रूट निकालते हैं सारे लिखे जाएं तो वन माइनस वन योटा माइनस योटा। एनथ रूट कितने होने चाहिए, एन होने चाहिए, यानी एन वैल्यूज आनी चाहिए। दिस इज नॉट यूनिक। अब देखें करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि हम एक्सपोनेंट्स के लिए, ये तो पता लग गया पोलर फॉर्म में चेंज करना है, इसको करें चेंज। जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर मॉडुलस है, थीटा आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट में आप जानते हैं कि आप टू के पाई ऐड भी कर सकते हैं एंगल में। हर टू के पाई ऐड करने से सेम वही जगह पे एंगल रिपीट होगा, प्लस टू के, वेयर के इज एनी एनी इंटीजर। ठीक है, नॉट नेसेसरली पॉजिटिव, के जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इसे हम कह देते हैं कि ये जेड के है। ठीक है, अच्छा, अब अगली बात, लेना क्या था, एनथ रूट, वन ओवर एन कर दो, वन ओवर एन कर दो। कहाँ जाएगा ये वन ओवर एन, आर की पावर वन ओवर एन सेपरेट हो जाएगा और डिमॉवरीज थ्योरम लगेगा और ये एन यहाँ आ जाएगा, थीटा प्लस टू के पाई ओवर एन आयोटा साइन थीटा प्लस टू के पाई ओवर एन, ये आ जाएगा। तो ये है nth रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर के क्या होगा, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। लेकिन होगा क्या, क्योंकि ये एन आएंगे, ठीक है एन आएंगे टोटल, तो आप सिर्फ यही पुट कर लें तो काफी है। इसके बाद की वैल्यू पुट करते नहीं हैं तो वो रिपीटिशन होगी, बार बार रिपीट होंगे। अब ये थोड़ा आपको समझाने के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन ये है कि फाइंड nth रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, जेड। पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखेंगे, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और अगर हम वो वन ले लें तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन ये हो जाएगा, फाइंड द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। वन के nth रूट फाइंड करें तो वन को लिखेंगे वन प्लस जीरो आयोटा, मॉडुलस आर क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर वन हो जाएगा। और वन का एंगल क्या है, वन ये है, वन वन का एंगल जीरो, और टू के पाई ऐड करना है, ये देखिए जीरो प्लस टू के पाई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये के की फॉर्म में क्या आ गया, कॉस टू के पाई आयोटा साइन टू के पाई। आसानी के लिए ई की पावर आयोटा टू के पाई। अब जबकि आप इसका nth रूट लेंगे तो एक्सपोनेंट जब वन ओवर एन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ई की पावर आयोटा टू के पाई ओवर एन। तो ये हैं जी nth रूट्स ऑफ यूनिटी, दिस इज ओमेगा के। ठीक, अब आप यहां से जो निकालना चाहें, क्यूब रूट्स निकालना चाहें तो एन को थ्री कर दें, फोर्थ रूट निकालना चाहें फोर कर दें। तो ये है जनरेटर इसका। और आप जानते हैं ये जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं, वहां भी ये आपको बहुत काम आएगा। अपनी तसल्ली के लिए जरा चेक कर लें, एन को टू पुट करें तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आंसर वन माइनस वन आना चाहिए।
एन को 3 पुट करें, क्यूब रूट, ये ये वो स्केयर रूट है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्केयर आंसर आना चाहिए। ओमेगा का मतलब आपको पता है इसकी फॉर्म में क्या होगा, -1 प्लस स्केयर रूट 3 आयोटा बाई 2। और n इज इक्वल टू 4 करें अपनी तसल्ली के लिए, और आंसर देखें कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, तो फिर आपकी तसल्ली हो जाएगी। तो ये कोई भी रूट फाइंड करना हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका तरीकाकार ये है। एक्सरसाइज में आपकी अच्छी खासी ट्यूनिंग हो जाएगी जब आप करेंगे। अच्छा, ये हो गया। और इसी तरह इक्वेशन सॉल्विंग भी ऐसे ही है, क्योंकि उसके अंदर भी रूट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज अंडर थियरी। एक्सरसाइज 1.2, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ए प्लस योटा बी। ये पहली ए प्लस योटा बी की फॉर्म में है, लेकिन स्केयर ओपन कर लें, 4 ओपन कर लें, 6 ओपन नहीं होता। इसको पहले पोलर फॉर्म में चेंज करें, डिमॉरिस थ्योरम लगाएं, फिर ए प्लस योटा बी की फॉर्म आ जाएगी। इस क्वेश्चन में तो बड़ा आसान है, डिमॉरिस थ्योरम लगाएं, 5 2 10 हो जाएगा, ये -18 हो जाएगा, ये 7, ये -28 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो अब जो 10 है और -18 ये आपस में प्लस हो जाएंगे, नीचे से -28 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 40 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। इसमें -11 अल्फा, क्योंकि दरमियान माइनस आ रहा है तो -11 अल्फा, और ये 9 बीटा ऊपर जाएगा तो -9 बीटा, साथ से लिख देता हूँ, आसानी से हो जाएंगे ये प्लस होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस गैमा माइनस माइनस डेल्टा। इन्हें आप पावर सेपरेट कर ले, 3 पावर 7 4 बार, और ये 7 मल्टीपल हो जाएगा और ऊपर जाके एंगल माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये भी आसानी से आप एक एक बार देख जरूर लें। ठीक, तो ये तो हो गई एक्सपोनेंट्स और रूट्स ओनली, कुछ भी नहीं किया हमने, एक्सपोनेंट्स किए, रूट्स किए। एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें इसके बाद। आगे आ गया बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस, जैसे ई पावर एक्स था, जैसे लॉग एक्स था, जैसे साइन एक्स था, जैसे कॉज एक्स था। अब वो चीजें आ गई, यानी कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से बात आगे बढ़ी थी, तो वो एक्सपोनेंट्स और रूट्स तक गई। उससे जब आगे बढ़ी तो फिर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शन की तरफ चली गई। ठीक, लो, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, ई पावर जेड, ई पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर आयोटा वाई, e power z is equal to e power iota y is equal to cos y plus iota sin y। वेरी इंटरेस्टिंग, इसके इंटरेस्टिंग प्रूव है, आप कर भी सकते हैं। e पावर iota y, e पावर iota y cos y प्लस iota sin y के बराबर। और अगर इसमें पाई पुट कर दिया जाए तो cos पाई -1 और sin पाई 0। दिस इज वेरी फेमस आइडेंटिटी, आयलर्स आइडेंटिटी। ठीक, तो ये हो गया ई पावर जेड, ई एक्स, ई वाई योटा साइन वाई। इस पे थोड़ा सा आप खेल कूद सकते हैं, इसका मॉडुलस निकालना हो तो वो निकाल लें, ई एक्स मॉड आ जाएगा, और इसका मॉड आ जाएगा, इसका मॉड आ जाएगा। ये क्या है, कॉज, रियल पार्ट कॉज वाई, इमेजिनरी साइन वाई, कॉस स्केयर साइन स्केयर स्केयर रूट 1 हो जाएगा, खत्म। ई जेड मॉड इज इक्वल टू ई एक्स मॉड। ठीक है, इसी तरह आप इसका आर्गुमेंट, आर्गुमेंट तो फिर यही है ना, वाई है। ठीक है, अच्छा, अब ई पावर जेड, इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी आगे, आसान आसान प्रॉपर्टीज हैं। ई पावर z1 ई पावर z2 इज इक्वल टू ई पावर z1 प्लस z2 डिवाइड ओवर तो z1 माइनस z2। अब एक बात मुख्तलिफ है, रियल नंबर्स में ई की पावर x इज नॉट पीरियोडिक। जो वैल्यू एक x पे है वो किसी x पे नहीं, बट इन द कॉम्प्लेक्स इट इज पीरियोडिक। कैसे साबित करेंगे आप ये पीरियोडिक है? पीरियोडिक तब होगा व्हेन ई पावर एक्स, यहाँ मैं आपको आसानी के लिए जेड लिख, जेड प्लस पी इज इक्वल टू ई पावर जेड फॉर ऑल जेड इन इट्स डोमेन, और फॉर ऑल जेड इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर ऐसा हो, अगर ये तमाम नंबर्स के लिए है तो हम जरा अपनी आसानी के लिए एक चालाकी करते हैं। अगर ये तमाम नंबर्स के लिए ट्रू है तो हम क्यों ना जेड जीरो कर दे, ई पी इज इक्वल टू ई जीरो वन, और पी फाइंड कर लें। और ये फाइंड करना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है, और आप निकाल लेंगे तो ये क्या आएगा, 2 पाई आयोटा। तो ये जो 2 पाई आयोटा है ये इसका पीरियड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आना है 2 पाई आयोटा,
क्योंकि पीरियड एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है विच इज प्योरली इमेजिनरी इन दिस केस। ठीक है, तो ये एक बात मुनफरिद यहाँ पे है। ठीक है, बाकी वेरी सिंपल। नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टीज का प्रूफ देख लें। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होंगे और वो बड़े इंटरेस्टिंग बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ई की पावर आयोटा वाई क्या है, कॉज वाई आयोटा साइन वाई। तो ई की पावर माइनस आयोटा वाई क्या होगा, कॉज में तो माइनस खत्म हो जाएगा लेकिन साइन में माइनस बाहर आ जाएगा जो हमें फायदा देगा। ऐड करेंगे ई पावर आयोटा वाई प्लस ई की पावर माइनस आयोटा वाई टू कॉज वाई। यहां से वैल्यू आ जाएगी कॉज वाई की ई आयोटा वाई ई माइनस आयोटा वाई बाय टू। इसी तरह सब्ट्रैक्ट करने से साइन की वैल्यू आएगी ई आयोटा वाई ई माइनस आयोटा वाई ओवर टू आयोटा। तो इससे पहले तो आप हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में चेंज करते थे, अब आप साइन कॉस को भी चेंज कर लेंगे। ये फायदा हो गया आपको इधर आने का। कॉम्प्लेक्स नंबर पे, रियल नंबर पे ये रखते नहीं थे कर सकते, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में ये भी कर सकते हैं। ठीक है, रियल में ये था, ये हाइपरबोलिक की सारी वैल्यूज थी। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी इस ई की पावर में, ई की फॉर्म में सारी वैल्यू लिख सकते हैं। एंड देयर आर मल्टीपल रिजल्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, नाउ यू कैन इजीली प्रूव। और कुछ और याशियां यहाँ पे लग जाएंगी। वो क्या लग जाएंगी, देखो कॉस जेड, वहां पे तो कॉस जेड ही था, लेकिन अब क्योंकि दो रियल नंबर इन्वॉल्व हो गए तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया। और वो बड़ा मजेदार फार्मूला बन गया। क्यों मजेदार फार्मूला बन गया, इसलिए कि कॉस एक्स यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये बीच में जो अयोटा आ गया ना एंगल में, ये बड़ा कुछ करेगा। क्या क्या करेगा पहले वो देख लेते हैं, ये क्या क्या करेगा। साइन अयोटा जेड, अयोटा क्या करेगा, अयोटा माइनस की तरह बाहर निकल आएगा, लेकिन बाहर आएगा लेकिन अपना असर छोड़ देगा, यानी अयोटा यहाँ हाइपरबोलिक जेड बना देगा। जेड याद रख लें। कॉज माइनस की तरह अयोटा को भी खत्म कर देगा लेकिन वो उसे हाइपरबोलिक में चेंज कर देगा। तो बाकी चारों फंक्शन तो आप निकाल सकते हैं। यही काम होगा अगर हाइपरबोलिक में ये आ गया। साइन हाइपरबोलिक अयोटा जेड अगर आ गया, अयोटा बाहर, हाइपरबोलिक खत्म। कॉस हाइपरबोलिक अयोटा जेड अगर आ गया तो अयोटा भी खत्म और हाइपरबोलिक भी खत्म। ठीक, ये रिजल्ट्स हैं। ये आसान आसान चीजें हैं, इसे यूज करते हुए आप इधर आ जाएं एक्सरसाइज 1.3 पे। पहला क्वेश्चन, ई पावर जेड इज नेवर जीरो, ई जेड इज नेवर जीरो। क्या करेंगे साबित करने के लिए? इसको साबित करने के लिए ये साबित कर देना काफी है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये ई जेड को ई माइनस जेड से मल्टीप्लाई किया, वन आ गया, इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये। अगर ये जीरो होता तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना था। ये एक जस्ट टोटकस है याद रखने के लिए। ठीक है, अदर प्रूफ भी इसके हैं। ई पावर आयोटा जेड मॉड इज इक्वल टू, ये सॉरी ये गलत है क्वेश्चन, ये इसको ठीक कर ले। ई की पावर आयोटा जेड को लिखना है एक्स प्लस आयोटा वाई। ई की पावर आयोटा एक्स माइनस वाई, आयोटा स्क्वायर माइनस में बदल गया। ई की पावर माइनस वाई मॉड, इसको बाहर लिख दिया ई आयोटा एक्स। ई माइनस वाई मॉड ई आयोटा एक्स, आयोटा एक्स क्या होता है, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ये कॉस के साइन के स्क्वायर मॉडुलस लेंगे ना, कॉस के साइन के वन हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यही ई पावर माइनस वाई। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड की जरूरत नहीं है इसको। तो ई आयोटा जेड मॉड दिस इज इक्वल टू ई पावर माइनस वाई। ठीक है, चलें ये हो गया। बाकी इसी तरह ये आसान है, आप एक्सरसाइज देख लें। और ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, इनमें प्रूव हो जाना है। टेन की वैल्यू ई की पावर वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज पुट करें, ये सारे फार्मूले आसानी से प्रूव हो जाते हैं इस एक्सरसाइज में। ये बड़े आसान क्वेश्चन है, आगे प्रूव्स हैं, उन्हें अगर आप करना चाहें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे आप कर लें। ठीक है जी। अच्छा, इससे नेक्स्ट ये हो गया एक्सपोनेंशियल, ये हो गया हमारे पास साइन कॉस टेन। इससे नेक्स्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है लॉग के बारे में, कि भाई अब रह गया था लॉग, कि लॉग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इसका फार्मूला बनाते हैं पहले। log of a complex number is actually equal to natural log of modulus x square y square plus iota into argument tan inverse by x, or this is natural log of z mod plus iota argument of z। अब क्योंकि आर्गुमेंट यूनिक नहीं है, आर्गुमेंट की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है, तो log z भी यूनिक नहीं है, इसकी भी इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज हो सकती है।
ठीक है। अगर आप आर्गुमेंट ले लें यूनिक वाला यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो लॉग भी यूनिक हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल लॉग। तो ठीक है। तो इन जनरल लॉग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट यूनिक, बट प्रिंसिपल लॉग इज यूनिक। प्रिंसिपल लॉग के लिए आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये इसका प्रूफ भी देख सकते हैं आप, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। फर्ज करो कि W इज इक्वल टू लॉग ऑफ जेड, W लॉग ऑफ जेड है, तो इसका कन्वर्स क्या होगा? इसका कन्वर्स ये होगा ई रेज टू पावर W इज इक्वल टू जेड। ठीक है। फर्ज करें कि W यू प्लस आयोटा वी है और जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर हम W यानी लॉग जेड फाइंड कर लें, यानी हम W के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है अगर हम ये निकाल लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसे लिख लें ई पावर यू, ई पावर आयोटा वी विच इज इक्वल टू ई यू। आयोटा वी क्या होता है? कॉस वी प्लस आयोटा साइन वी, और ये इक्वल किसके है? एक्स प्लस इस एक्स प्लस आयोटा वाई के। यहां से रियल पार्ट एक्स बना ई यू कॉस वी, और वाई क्या बना? ई यू साइन वी। अब इनको सॉल्व करना रह गया। ठीक है। अगर आप इसका स्केयर लें, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट एक्स स्केयर वाई स्केयर, अगर आप लेते हैं सिम एक्स स्केयर वाई स्केयर, तो ये क्या बन जाएगा? ई की पावर टू यू कॉस स्केयर ई की पावर टू यू साइन स्केयर। ई पावर टू यू कॉमन ले, साइन स्केयर कॉस स्केयर वन हो गया। अब ले इसका स्केयर रूट, तो ई की पावर यू क्या आ गया? एक्स स्केयर वाई स्केयर, और खाली यू क्या आ गया? नेचुरल लॉग ऑफ जेड मॉडुलस। तो यही मैंने फार्मूला बताया था कि जब आप लॉग जेड निकालेंगे तो सबसे पहले नेचुरल लॉग ऑफ जेड मॉड आएगा। आगे मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। वाई बाय एक्स करें तो साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, उधर जाके टेन इनवर्स, तो वी भी निकल आएगा, और वो क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो ये फार्मूले का प्रूफ है अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें। ठीक है। अच्छा, अब आ गए बहुत सारे क्वेश्चन जिनमें हमें लॉग जेड निकालना होगा। ठीक। कोई परेशानी वाली बात नहीं, बहुत आसान। ये देखो एक ढेर लगा पड़ा है, आप करें इसको, आपको मजा आएगा। ठीक है। और ये लॉग की बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपसे मैं पूछता हूँ अभी, निकाल के मुझे दिखाएं ना। लॉग किसी रियल नंबर को फिर क्या होगा अगर वो पॉजिटिव हो? अगर लॉग किसी रियल नंबर को और वो नंबर नेगेटिव हो फिर क्या होगा? अगर लॉग किसी प्योरली इमेजिनरी का हो जबकि पॉजिटिव हो फिर क्या आंसर आएगा? लॉग किसी प्योरली इमेजिनरी नंबर को अगर ये लेस देन जीरो है तो फिर क्या होगा? इसे निकाल लें क्योंकि ये मैं क्विज में आपसे पूछूंगा। इसी तरह इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन आप जानते हैं ना, हम हाइपरबोलिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ये वैल्यूज हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और इंपॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए। इनको प्रूव भी किया जा सकता है। कैसे प्रूव किया जा सकता है? कि W इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड, Z इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक W, यानी कि इनवर्स से उसको हाइपरबोलिक में चेंज किया। हाइपरबोलिक से तो हमें आगे आता ही है। यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ये बन गई। उस ई पावर W को अगर हम एक्स पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो एक्स फाइंड कर लेंगे। तो ये आप सारे प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करेंगे तो आपको याद भी रहेंगे। इसी तरह ये हाइपरबोल इनवर्स हाइपरबोल लेके इसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको इनकी डिटेल से दें तो हमारा दूसरा लेक्चर डिटेल वाला सुन लें जिसमें हर एक्सरसाइज के अलग लेक्चर दिए हुए हैं। ठीक है। और सब्जेक्टिव पार्ट भी इसका, अगर आप किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ गया कॉम्प्लेक्स पावर्स। ये समझें कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस में आखिरी टॉपिक है कॉम्प्लेक्स पावर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कैसे सॉल्व होती है? पहले देखो, पहले तो था ना ई की पावर कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर आया कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कांस्टेंट यानी कांस्टेंट पावर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पावर कांस्टेंट। अब है कॉम्प्लेक्स पावर कॉम्प्लेक्स। मिसाल के तौर पे आयोटा पावर आयोटा, तो क्या करेंगे? हाउ टू सॉल्व आयोटा पावर आयोटा। ठीक। हम इसे लिखेंगे, जनरल फार्मूला देखें। हम इसे लिखेंगे ई की पावर लॉग जेड रेज टू पावर ओमेगा, यानी एक्सपोनेंशियल में लिख देंगे लॉग जेड पावर ओमेगा, और लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ओमेगा शुरू में आ जाएगा, ये लॉग जेड बन जाएगा, और बस खत्म बात। इसको कैसे करते हैं यहां से करके देखते हैं। आयोटा पावर आयोटा इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ आयोटा पावर आयोटा, आयोटा शुरू में आ गया और लॉग आयोटा,
अब सिर्फ क्या फाइंड करना है, लॉग आयोटा, बाकी तो एज इट इज लिखा जाना है, एक्सपोनेंशियल यानी ई आयोटा। अब लॉग आयोटा क्या है, लॉग आयोटा का फार्मूला क्या था, लॉग आयोटा का फार्मूला था लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नेचुरल लॉग ऑफ इट्स मॉडुलस। अब आयोटा क्या है, 0 + 1, मॉडुलस क्या है, 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट, सो इट इज 1 आयोटा। आयोटा का एंगल क्या बनेगा, आयोटा क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे यहाँ पड़ा है तो एंगल पाई/2 है, तो क्या हो जाएगा पाई/2। ठीक। अब क्योंकि प्रिंसिपल लॉग तो नहीं हम निकाल रहे, जनरल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो +2 के पाई भी लिख देंगे हम, +2 के पाई। ठीक। लेकिन अभी मैं आपको आसानी के लिए जरा समझाने के लिए सिर्फ प्रिंसिपल की बात कर लेता हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग, ताकि आप एक बार समझ जाएं फार्मूला। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्सपोनेंशियल आयोटा, log 1 क्या होता है, log 1 0, आयोटा पाई/2 एक्सपोनेंशियल आयोटा स्केयर माइनस माइनस पाई/2 और सिंपली ई पावर माइनस पाई/2। सो आयोटा रेज टू पावर आयोटा इज ई की पावर माइनस पाई/2। अब एयोटा पावर माइनस एयोटा निकालें, अब 1 पावर एयोटा निकालें, अब 1 पावर माइनस एयोटा निकालें, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस फॉर। ठीक है, एक्सरसाइज भरी पड़ी है, दिल खोल के करें जितना करना है। ठीक। ये सारी एक्सरसाइज, ये लॉग के क्वेश्चन, ये हाइपरबोलिक के क्वेश्चन, ये हाइपरबोलिक के क्वेश्चन, ये कॉम्प्लेक्स पावर कॉम्प्लेक्स। ठीक। इसे आप प्रैक्टिस कर लें, जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप डिस्कस कर लें। नेक्स्ट समेशन ऑफ सीरीज इज एक्चुअली फॉर सब्जेक्टिव पार्ट, लेकिन यहाँ कुछ सीरीज हैं जो कि याद कर लें, मैक्लॉरन सीरीज, e⁻z sin z cos z 1 + z, आप जानते हैं, याद है आपको। ई जेड में क्या होता है, सारे सब की पावर यानी z⁻n/n फैक्टोरियल। साइन में क्या होता है, -1 रेज़ टू पावर n यानी अल्टरनेट साइन, z की इवन पावर ओवर इट्स फैक्टोरियल। कॉस में क्या होता है, अल्टरनेटिव साइन, इवन पावर ओवर उसमें ऑड पावर, साइन में, कॉस में इवन पावर। और अगर ये फैक्टोरियल्स के बगैर बगैर आ जाए, अल्टरनेट साइन हो और एक्सपोनेंट्स जो है वो सारी आ जाए, तो ये लॉग का होता है। और अगर ये Zn हो तो फिर बाइनोमियल सीरीज होती है 1 - z की, तो ये आप याद रख लें। ठीक है। अगर ये भी एक्सरसाइज डिटेल से करनी हो तो हमारा सेकंड लेक्चर, सेकंड सीरीज देखें इस सब्जेक्ट की, मैथमेटिकल मेथड्स की, जिसमें हर एक्सरसाइज का अलग लेक्चर दिया गया है, उसके मुताबिक आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच। आज हमने चैप्टर 1 कर लिया, कल हम चैप्टर 2 करेंगे।